चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का नाम जारी किया है, तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, कांग्रेस ने जारी किया उम्मीदवार का नाम। आदमपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया गया, जयप्रकाश को बनाया गया उम्मीदवार। जैसा कि लगातार सुगबुगाहट चल रही थी और लगातार ये संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, वैसा ही होता हुआ नजर आया। अब तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। आदमपुर उपचुनाव के लिए सियासी मैदान में कांग्रेस ने जयप्रकाश को उतारा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आदमपुर उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार चुना, जयप्रकाश को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने जारी किया उम्मीदवार का नाम। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी सर, आखिरकार लेट ही सही, लेकिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जारी कर दिया है। सर, जयप्रकाश ही क्यों? जी देखिए, लेट नहीं है, ये तो बिल्कुल टाइम पे है और कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा उसमें मंथन के सबका टाइम लगता है जी। और एआईसीसी से अप्रूवल आती है। आपने देखा होगा एआईसीसी से अप्रूवल आई है 2 कैंडिडेट की, एक हरियाणा की और एक उड़ीसा की। तो ये इसी तरीके से होता है, ये प्रोसेस होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी देरी लग सकती है। लेकिन अदरवाइज ये सशक्त उम्मीदवार है हरियाणा के लिए, आदमपुर के लिए, इसलिए क्योंकि आदमपुर की जनता जो है वो वहां पे जेपी जी ऑलरेडी इलेक्शन लड़ चुके हैं लोकसभा का, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उसी इलाके के हैं और इलाके के आदमी को वहां से टिकट देना और उनको कैंडिडेट को वहां पे उनको उम्मीदवार बनाना, ये पार्टी का उद्देश्य रहता है और पार्टी अपने उद्देश्य में सफल है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। तो ये हमारे जो गढ़ है कांग्रेस का वहां पे आदमपुर में, ये वहां के जिताऊ उम्मीदवार हैं। और आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि आप जब रिजल्ट आएगा तब देखिएगा कि इनका एक मार्जिनल विक्ट्री होगी। मार्जिनल विक्ट्री आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा विक्ट्री में से जयप्रकाश जी निकल के आएंगे इस चुनाव के अंदर। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं विधु रावल, प्रवक्ता है बीजेपी के। विधु रावल जी, स्वागत है आपका। रावल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है फिलहाल। केवल ढींगरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केवल जी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भजनलाल परिवार का ये गढ़ है और अब बीजेपी की ताकत भी उसमें मिल गई है, तो ऐसे में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि जीत तो बीजेपी की ही होगी, बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की होगी। तो क्या आपको लगता है कि आसान है मुकाबला या फिर चुनौतीपूर्ण? ये जो गढ़ की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ भजनलाल जी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भजनलाल जी जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक उनका गढ़ माना जा सकता था, लेकिन ये कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस का गढ़ इसलिए है क्योंकि भजनलाल जी कांग्रेस में थे। पार्टी बड़ी होती है और नेता उसके अंदर बड़ा होता है। आज जो है कुलदीप बिश्नोई जी, अपनी 5 टिकट्स उनको कांग्रेस पार्टी ने दी थी और खुद की सीट ही बड़ी मुश्किल से बचा पाए थे। बाकी 500 को जो 4 कैंडिडेट थे उनकी जमानतें जब्त करवाने का काम कुलदीप बिश्नोई जी ने किया था। इनकी पार्टी जो थी हजका बनी थी, वो सिमटती हुई चली गई। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, उसके अंदर भजनलाल जी के एक लड़के होने की वजह से उनको एक जो वेट दिया जा रहा था, वो अपने वेट से स्वयं गिर गए थे। और जब उनकी अंतरात्मा की आवाज जागी थी और उनको आदमपुर की जनता की चिंता नहीं थी, उनको अपनी अंतरात्मा की चिंता थी, इसलिए भाजपा में जा रहे थे। और दूसरी तरफ भाजपा उनको ईडी के नोटिस देकर अपनी तरफ खींच रही थी। अब ये कई तरह के कारण होते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भाजपा ने ईडी के 200 करोड़ के नोटिस दिए और उनको अपनी तरफ ले जाने का काम किया और उनकी अंतरात्मा जाग गई।
और वो आदमपुर की जनता की वजह से नहीं जागी, उनको 200 करोड़ के नोटिस की वजह से जागी। इसलिए जो है उनका नहीं तो कुलदीप बिश्नोई तो कहते हैं कि हमारा आदर सम्मान नहीं हुआ, हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, आला कमान हमसे मिलते ही नहीं थे, राहुल गांधी के पास भी गए वो भी उनसे नहीं मिले, और मजबूरन जब उनका आत्मसम्मान को जब ठेस पहुंची तो उन्होंने ऐसा किया, ऐसा करने पर उन्हें विवश होना पड़ा, उनका तो ये कहना है। जी नहीं, ये सब झूठ है। अंदर की बात कुछ और है और ऊपर की बात कुछ और है। अंदर की बात जो मैंने आपको बताई वो थी, ऊपर की बात ये थी कि वो लोग अपना अंतरात्मा उनकी इसलिए जाग रही थी क्योंकि उनके पास 200 करोड़ का ईडी का नोटिस था, इनकम टैक्स की कंप्लेंट थी। अगर वो अपना पासपोर्ट नहीं दिखा सकते आपको, तो इसका मतलब ये सीधा है कि उनके पासपोर्ट जब्त थे वहां पे, तो वो अपना पासपोर्ट दिखा दे, भव्य बिश्नोई जी का पासपोर्ट दिखा दे, क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई ढींगरा साहब ऐसे तो हाँ, ऐसे तो कई कांग्रेस के नेता थे जहां पर ईडी पहुंची थी, उन्होंने क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? देखिए, ये सिर्फ बात है कि किसी को डर लगता है, किसी को डर नहीं लगता है। अब कुछ हो सकता है इनके मन में क्या डर था, इसीलिए उनकी अंतरात्मा की आवाज जाग रही थी। हालांकि अजय माकन जी ने तो एक बात कह दी थी, उन्होंने ये कहा था कि ये मेरे साथ मेरी वोट में शामिल हो, और अगर वो शामिल होते हैं तो मैं उनकी राहुल गांधी से मीटिंग करूं, और मीटिंग की बात। वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। केवल जी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे मैं पूछती रहूंगी सवाल। विजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस का गढ़ हमेशा से रहा है और उसके ऊपर हमने जो उम्मीदवार चुना है, जिताऊ उम्मीदवार है, वहां का स्थानीय उम्मीदवार है, तो ऐसे में जीत कांग्रेस की पक्की है। क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा है, कांग्रेस तो 100 चुनाव हारने के बाद भी खुद को और अपने कैंडिडेट्स को जिताऊ ही बताएगी। ये कभी हारे हुए और नकारे हुए खुद को नहीं मानेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको अपना उम्मीदवार बनाया है वो एक युवा चेहरा है। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर ये कह रहा हूं, अपनी समझ को दांव पर लगाकर ये बात कह रहा हूं कि इनके जयप्रकाश जी हमारे छोरे से पक्के तौर पर हारेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुत दुर्गति को प्राप्त है। और गढ़ की बात ये कह रहे हैं ना, ये उत्तर और दे दूं मैं ढींगरा जी को, गढ़ वड़ जो है ना कांग्रेस के बहुत पहले टूट लिए। और अगर आदमपुर को आप गढ़ कांग्रेस का कहते हैं तो आप या तो सच्चाई जानते नहीं या सच को जानते हुए भी मानते नहीं। आदमपुर गढ़ रहा है हमारे कैंडिडेट या कुलदीप बिश्नोई जी या चौधरी भजनलाल के परिवार का गढ़ रहा है। इनका परंपरागत वोट बैंक है। ये अगर कांग्रेस को भी कभी छोड़कर गए कुलदीप बिश्नोई तो भी आदमपुर ने इनको हराया नहीं। अगर कांग्रेस का गढ़ होता तो कांग्रेस जीतती तब। ये सब जानते हैं ढींगरा जी, लेकिन ढींगरा जी धींगा करेंगे, मानेंगे नहीं। हाँ वीरेंद्र जी, ये कॉन्फिडेंट जो है ये कॉन्फिडेंट भजनलाल परिवार पर है या बीजेपी पर? जी देखिए, क्योंकि ये तो सत्य है ना कि इससे पहले जो 2 उपचुनाव हुए उसमें तो हार का सामना करना पड़ा था ना बीजेपी को। भजनलाल परिवार भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है आज की तारीख में। तो हमारा कॉन्फिडेंस 3 कारणों से है, समझ लीजिए। ए, भारतीय जनता पार्टी का वहां अपना वोट बैंक भी है। बी, भजनलाल परिवार का परंपरागत वोट बैंक हमारे साथ आएगा। सी, गठबंधन का हमारा सहयोगी चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी जजपा हमारे साथ है। ये तीनों मिल करके कांग्रेस और दूसरे जो हमारे विरोधी हैं उनको बुरी तरह परास्त करेंगे। ये साधारण अंकगणित है आदमपुर के चुनाव का। कांग्रेस ही हारे बिना नहीं मानेंगे। तो आपको कोई चुनौती नहीं लगती है कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जी? आपको कोई चुनौती नहीं लगती है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार जयप्रकाश को बनाया है? कोई चुनौती नहीं? नहीं जी। अच्छा ये बताइए, जयप्रकाश जी हार कर आए हैं ना, पिछला विधानसभा चुनाव भी हारे होंगे। जयप्रकाश जी अनेक चुनाव हारे हैं, अब की बार फिर हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। चलिए, हमारे साथ इनेलो से रजत पंजेटा भी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। रजत जी स्वागत है आपका। चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। केवल ढींगरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैम आ रही है आवाज आपकी? जी रजत जी, आ रही है आप तक आवाज? आ रही है मैम, आवाज आ रही है जी, ठीक है। रजत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे, टक्कर सभी के लिए जयप्रकाश को चुनना?
देखिए, जो अपने खुद के हलके में चुनाव हार गए थे, एक तो वो भारी हैं, हलके के नहीं है, कहीं से भी उनका कोई वो नहीं है। दूसरा, उनका जो वहां की बेल्ट है, जो बागड़ी बेल्ट है जिसे हम कहते हैं, हाँ। बागड़ी बेल्ट के लिए उनको अपमानित करना, उनके लिए लाठी उठाना, बागड़ी और गादड़ी यूं काबू ना आया करे। तो देखिए, वो एक तरीके से बागड़ियों की भावनाओं को ठेस करने और आहत करने वाले बयान उन्होंने दिए हैं जो पास्ट के अंदर। दूसरा, अभी उनका मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसे किसी को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा, यहाँ भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाजपा का भी वोट बैंक है यहाँ पर। देखिए, और जब उन्होंने हचका बनाई तो सभी पार्टियों ने अलग अलग लड़ा। जब हचका बनी थी तो कुलदीप बिश्नोई जी को 47.1% वोट आए थे, इंडियन नेशनल लोकदल को 32.78% वोट आए थे, भाजपा को केवल 6.9% वोट आए थे वहां पर, और कांग्रेस को 8.47, जब अलग अलग लड़े थे सब। और जहां तक भाजपा का है सवाल, तो उनको अपना जो उन्होंने पूर्व में कैंडिडेट ने लड़ा, जिनकी अपनी खुद की बहुत फैन फॉलोइंग थी, सोनाली फोगाट जी, स्वर्गीय सोनाली फोगाट जी, भाजपा को उनके परिवार में अपने जो उनकी खुद की कैंडिडेट थी, उनके परिवार में उनके टिकट देना चाहिए था, उनके मदर को या फिर उनकी सिस्टर को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इनके साथ ऐसा ही है, भाजपा को मुझे लगता है तीसरा उपचुनाव है ये। पहले उपचुनाव में भी इनको कैंडिडेट नहीं मिला, वहां पे पहलवान जी को लेके आए कहीं से। उसके बाद इलाहाबाद में इन्होंने कांडा बंधुओं के ऊपर उनको अपना कैंडिडेट बनाया, उनको समर्थन करके बनाया भाजपा के, जबकि सारे मंत्री हारे हुए हैं। किसी भी मंत्री को लड़ा सकते थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष को लड़ा सकते थे, लेकिन भाजपा के पास भी कैंडिडेट का टोटा रहा, कमी रही कहीं ना कहीं। इसीलिए लेकिन जहां तक भव्य बिश्नोई की बात है, देखिए, भव्य बिश्नोई कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए, वो विदेशों में पले बढ़े हैं, वो उनकी एजुकेशन भी सारा कुछ, वो रहते भी ज्यादातर विदेश में ही है। वैसे तो कुलदीप बिश्नोई जी भी विदेश में ही रहते हैं। सिर्फ ऐसे कह देने से अपना हल्का नहीं होता, अपने हल्के की आवाज उठानी पड़ती है, अपने हल्के के बीच में रहना होता है। ये दूसरे कैंडिडेट्स के लिए बोलते हैं, मुझे लगता है वो तो खुद अपना घर बनाने, अपना घर मान भी चुके हैं और अपना घर बनाएंगे भी। इनेलो है क्या आदमपुर के लोगों की आवाज? निश्चित तौर पे अगर आदमपुर हमें चुनती है, क्योंकि हमें आदमपुर पहले बहुत अच्छा रिस्पांस दे चुकी है, हमें लगभग 40,000 वोट आए थे उस समय जब हचका पार्टी और ये सब पार्टियां अलग अलग लड़ी थी, तो 40,000 वोट कम नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं उन 40,000 को जीत में अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि अब जो है जनता देखती है कि बोलता कौन है, जनता के बीच में कौन रहता है, और जनता के मुद्दों की, जो जनता के हकों की आवाज है, वो विधानसभा में कौन उठा सकता है, कौन सी पार्टी है जो पुरजोर तरीके से वहां की जनता की आवाज, आदमपुर की जनता की आवाज, आदमपुर के लोगों की समस्याएं जो है, और उनके बीच में कौन ज्यादा समय तक रह सकता है। उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए, उनको ऐसा वो कैंडिडेट चाहिए। तो आपका कैंडिडेट कौन है? अपने कैंडिडेट का खुलासा तो करिए ना पंजेटा जी। जी, वो तो देखिए शीर्ष नेतृत्व का काम है, आपको भी पता है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। आज ही मेरे को लगता है कि आज या कल के अंदर आ जाएगा, निश्चित तौर पे आज या कल में आपको कैंडिडेट का नाम जो है, हमने तो फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन अभी मैं ऑथराइज नहीं हूं अभी आपके चैनल पे नाम उनका बताने के लिए। वो जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा, वो आपको मीडिया की जो होएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसमें नाम भी बता दिया जाएगा, लेकिन हमारा लगभग नाम तय है। ठीक है, केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केवल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल पहुंच रही। केवल जी, आपने दोनों को सुना, बीजेपी को भी, इनेलो को भी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आदमपुर की जनता किसान भी है, आदमपुर की जनता नौकरी पेशा पे, जॉब पे भी जाती है, आदमपुर की जनता जो बिजनेसमैन है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, वो सारे लोग भी हैं। आदमपुर की जनता में हर तरह के, हर स्फीयर के लोग हैं, और जहां तक जितने स्फीयर हम गिन लें, किसानों को इन्होंने किस तरह से मारा बीजेपी ने, कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती, कर्मचारी आज बुरी हालात में है, 37.3 डाटा है। जहां बिजनेसमैन है उनके ऊपर क्या नहीं थोपा, जिस तरह से जीएसटी, जिस तरह से अदर टैक्सेस, जिस तरह से उनको मार पड़ रही है, जिस तरह से बैंकों का निजीकरण करने के ऊपर लगे हैं, जिस तरह से प्रदेश की हालत खराब कर रहे हैं, इसी तरीके से किसान को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, उनको फसलों का भाव नहीं मिल रहा, उनकी हालात कितनी खराब है। ये सभी चीज का चुनाव जो है वो लोग करेंगे।
जहां तक हुड्डा साहब की सरकार थी, हुड्डा साहब ने 10 साल के अंदर समृद्ध किया हरियाणा को, समृद्ध किया किसान को, समृद्ध किया नौकरी लेने वालों को, समृद्ध किया दुकानदारों को। ये सारी चीज का आकलन हरियाणा की जनता करेगी, आदमपुर की जनता करेगी। उसके बाद फैसला होता है, उसके बाद जो वोट पड़ती है। आज हम कुलदीप बिश्नोई जब तक जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जब तक वहां रहे, आप सुनिए, कांग्रेस के ही तो रहे ना, तो तब विकास, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ वहां पर? आपको मैं वही तो बता रहा हूं, 2 उपचुनाव हुए खट्टर साहब की सरकार के 8 साल के बीच में। दोनों चुनाव नॉर्मली तौर पे सरकार के पक्ष में जाते हैं उपचुनाव। चलिए, दोनों के दोनों चुनाव सरकार के खिलाफ गए। एक पे कांग्रेस जीती, एक पे INLD जीती। और यहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट गया है, कांग्रेस का कैंडिडेट दोबारा जीत कर आएगा। और मैं आश्वस्त हूं, और आप भी देखिएगा, जिस समय चुनाव का रिजल्ट आएगा, जयप्रकाश जी भारी वोटों से जीत कर आएंगे। और ये बात आपको मैं ऐलानिया कह रहा हूं, क्योंकि आदमपुर की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई जी थे, उनकी अंतरात्मा की आवाज बीजेपी में क्यों जागी थी, उनकी अंतरात्मा की आवाज राज्यसभा का उम्मीदवार हराने में क्यों जागी थी। ठीक है ढींगरा साहब, अभी जनता समझेगी और इस बात को चलिए, ये तो भविष्य की गर्व में है कि जनता किसको चुनती है, लेकिन वाकई मुकाबला जो है वो दिलचस्प